हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था वो अबाउट टू फिनिश है। और आप लोग जो है एनसीईआरटी करना शुरू कर दो। एनसीईआरटी करना शुरू कर दो क्या, बस कंप्लीट ही कर लो, क्योंकि उसमें तो कुछ बचा नहीं है। अब सारे आर्टिकल हो चुके हैं एनसीईआरटी के। आप एक बार उसको तेज स्पीड से पढ़िए, उसकी सारी डेफिनेशंस कलेक्ट करिए जो इटैलिक्स में लिखी हुई हैं, और उसकी समरी बनाइए पूरी, और पॉइंट्स टू पॉन्डर को आप अच्छी तरह पढ़िए। इसके अलावा आप सारे एग्जाम्पल्स करिए, सारे क्वेश्चंस करिए, ठीक है। अभी आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है टॉपिक? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, एक मिनट जरा। ध्यान दो, हमने आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को अलग अलग पोजीशन में रख करके बताया था। एक बार मैं आपको वो सारी चीजें जो है ना रिकॉल कराता हूं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी हमारे को। ऐसे आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था और डायपोल को अलग अलग सिचुएशंस में रखा था। सबसे पहले डायपोल को ऐसे रखा था, इधर माइनस क्यू था, इधर प्लस क्यू था। हमने कहा था डायपोल की डायरेक्शन इधर होती है। इसे हमने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कहा था, और इसे स्टेबल स्टेट इक्विलिब्रियम बोला था। ये स्टेबल स्टेट इक्विलिब्रियम होता है। इसके अलावा फिर हमने इसको ऐसे रखा था एक डायपोल को कि प्लस क्यू यहां बोला था, माइनस क्यू यहां बोला था, और डायपोल इधर था, ई वेक्टर इधर था। ये एंगल आपका थीटा बराबर 90 डिग्री था, राइट। इसी तरीके से आपका डायपोल हमने यहां रखा था, प्लस क्यू इधर था, माइनस क्यू इधर था, डायपोल की डायरेक्शन इधर थी। ये आपका थीटा बराबर 180 डिग्री था। इस तरह का सीन था पूरा का पूरा। ये जो है, तो अब हमारे लिए आज ये वाला जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि यहां पर टॉर्क सबसे ज्यादा है। यहां पर टॉर्क 0 है, इसमें टॉर्क 0 है, यहां भी टॉर्क 0 है, लेकिन यहां पर टॉर्क मैक्सिमम है। ये जो टॉर्क मैक्सिमम जहां होता है, यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मान करके और आगे की कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, मैं ये कस्टमरी है, मतलब ये कन्वेंशन बना हुआ है। तो टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, to calculate potential energy of the dipole, we take reference point as theta equal to 0 डिग्री। इसको सॉरी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, reference point for potential energy of dipole, reference point for potential energy of the dipole, reference point for potential energy of the dipole is taken as theta equal to 0 डिग्री। मीन्स व्हाट इट मीन, इसका मतलब होता है कि u इक्वल टू 0, सॉरी 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बेटा। मीन्स थीटा u इक्वल टू 0 एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब देखिए आप कि यहां सीन ऐसा है कि अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने डायपोल ऐसे रखा है
माइनस क्यू आपने नीचे रखा है, प्लस क्यू आपने ऊपर रखा है, डायपोल की डायरेक्शन इधर है, ये एंगल आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो इसे हम u बराबर 0 मानते हैं और आगे की कैलकुलेशन u बराबर 0 मान के ही करेंगे, राइट। अब देखिए आप, हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, potential energy of electric dipole at theta equal to 90 degree is taken as 0, करेक्ट। ये अपने एक क्लियर हो गया। ये एक्चुअल में कस्टमरी और कन्वेंशन है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिखते हैं। अब हम पोटेंशियल एनर्जी किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल पर कैलकुलेट करेंगे, तो हेंस पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी एंगल थीटा, इज गिवन एज, ध्यान दो जी, गिवन एज, आप थोड़ा ध्यान देंगे, मैं लिखूंगा u इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा, 90 डिग्री से लेकर के और थीटा तक लेना है बेटा। 90 डिग्री आपका रेफरेंस पॉइंट है, थीटा तक आपको लेना है, तो डी थीटा हमने वर्क डन लिया है। टॉर्क एंड डी थीटा, टॉर्क को जब आप स्मॉल एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क बनेगा, राइट। तो अब देखिए आप इसको, टॉर्क को मैं लिख रहा हूं पीई साइन थीटा डी थीटा, आप कैलकुलेट करेंगे 90 डिग्री से लेके थीटा तक आपकी लिमिट आएगी। पी को मैं बाहर निकाल रहा हूं, साइन थीटा को जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है माइनस कॉस थीटा। अब आप लिमिट बाकायदा लगाएंगे तरीके से, तो देखिए u इक्वल टू आपका आ रहा है माइनस पी को मैं बाहर निकाल देता हूं और कॉस थीटा को लिमिट लगाते हैं हम अच्छी तरह से, कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए u बराबर आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा। देखिए इसको हम लिखेंगे हेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, potential energy of a dipole is given as u equal to minus p cos theta, इसको हम बोलेंगे माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ऐसे बोलेंगे बेटा। अब देखो पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर जो है ना, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसमें आगे बात करूंगा, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is made to rotate from theta 1 to theta 2, ध्यान दीजिए, if an electric dipole is made to rotate from theta 1 to theta 2, theta 1 to theta 2 को हम रोटेट कर रहे हैं, theta 1 से theta 2, then work done on the dipole is, देखना वर्क डन कितना होता है, तो वर्क डन होता है बेटा u2 माइनस u1, u2 का मतलब होता है माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस u1 का मतलब होता है माइनस पी कॉस थीटा 1, ये आपका वर्क डन आएगा। अगर एक डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट किया जाए तो इतना वर्क करना पड़ेगा।
आप कैलकुलेशन करेंगे वर्क डन की, तो इट विल कम P कॉमन cos θ1 माइनस cos θ2। आप चेक करेंगे पूरा तो आपके पास में ये रिजल्ट निकल करके आएगा cos θ2। देखिए स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आप लोग पहले से ही जानते हैं, है ना, लेकिन आज मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी से भी समझाऊंगा आपको कि पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट से स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे पता लगता है। देखो हमने आपको बताया U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, ये आपका U का फॉर्मूला है। चलिए आप एक बार जरा थीटा बराबर 0 डिग्री रखिए तो U बताओ कितना आएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री रखोगे तो cos 0 1 आएगा, तो U बराबर आएगा माइनस पी, राइट। अच्छा जी, थीटा बराबर आप 90 डिग्री रखेंगे तो U बराबर कितना आएगा, U बराबर आएगा 0। थीटा बराबर 180 डिग्री रख देंगे तो U बराबर क्या आएगा, U बराबर आएगा प्लस पी, बिल्कुल, क्योंकि थीटा बराबर जब 180 डिग्री रखोगे तो ये प्लस पी माइनस 1 हो जाएगा, प्लस पी हो जाएगा। अब देखिए जहां पर U मिनिमम होता है वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तो आपका रिजल्ट ये निकल करके आया एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री U मिनिमम कितना है, माइनस पी है, माइनस पी है। बेटे जब U मिनिमम होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, U मिनिमम होता है तो क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ये आपको बताया हुआ है पहले भी, राइट। थीटा बराबर अगर 180 डिग्री होता था तो आपका U मैक्सिमम हो रहा है, और U मैक्सिमम हो रहा है प्लस पी। थीटा बराबर जब 180 डिग्री हो रहा है तो U मैक्सिमम हो रहा है, और U मैक्सिमम हो रहा है प्लस पी। प्लस पी का मतलब क्या होता है, प्लस पी का मतलब होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल। और जो थीटा बराबर 90 डिग्री वाला केस है वो दैट इज नो इक्विलिब्रियम। 90 डिग्री वाला केस कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। ये बड़ा ही एक मतलब की इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू डायपोल्स, और उसके बाद फिर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। फिलहाल मैं डायपोल के बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी टू नियर बाई डायपोल्स, मतलब दो डायपोल अगर पास पास रखे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, यह फैसला हमको करना है। तो देखिए मैं कर रहा हूं, मान लो ये एक डायपोल ये है, इस डायपोल का वैल्यू है P1, और मान लो एक डायपोल ये है, इस डायपोल का वैल्यू है P2। दोनों डायपोल का जो सेंटर है, दिस सेंटर एंड दिस सेंटर, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आप मान लीजिए कुछ भी, क्या मानेंगे, R मान लो, X मान लो, कुछ भी मान लो, R मान लेते हैं, है ना। दो डायपोल हैं P1 एंड P2, दोनों के बीच की हमने डिस्टेंस R मान ली, दोनों एक्सियली रखे गए हैं, यानी कि दोनों की एक्सिस जो है कॉमन है और R डिस्टेंस है। तो देखो मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू डायपोल्स नियर बाय डायपोल, दो डायपोल पास पास रखे हैं, पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। मैं बताया क्या करूंगा, मैं किसी भी एक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा, और फिर U इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर का फॉर्मूला लगाऊंगा। देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया U बराबर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये पढ़ाया था। तो हमने यही फॉर्मूला लगाना है, राइट। इसके लिए हम किसी भी एक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। कोई से भी एक के कारण निकाल लो, चाहे P1 के कारण निकाल लो, चाहे P2 के कारण निकालो,
हम P1 के कारण निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट डायपोल, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख रहा हूं बिकॉज एक्सियल लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है ट्वाइस के P1 अपॉन R क्यूब, ये आपका E1 आ गया है बेटा, है ना। अच्छा, अब जब आपके पास E की वैल्यू आ चुकी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आई जाएगी। देखो ये रही पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिखूंगा माइनस P2E, मतलब P2E1। ध्यान दीजिए P2E1 का मतलब क्या है। P2E1 का मतलब ये होता है कि जिस डायपोल के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, अब आप पोटेंशियल एनर्जी दूसरे वाले का निकालेंगे, जब तो आएगा ना आपस में इंटरकनेक्शन। भाई एक का आप इलेक्ट्रिक फील्ड लो, दूसरे का आप डायपोल मोमेंट लो, तो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी दोनों डायपोल्स की। तो अब देखिए U इक्वल टू माइनस P2 इवन है आपका ट्वाइस के P1 अपॉन R क्यूब, ये U आया है। तो U को मैं एक बार थोड़ा सा वापस से लिख दे रहा हूं, माइनस ट्वाइस के P1 P2 अपॉन R क्यूब। P1 P2 अपॉन R क्यूब, ये आपका U आ गया, और जब ये U आ गया तो देखो क्या होने वाला है। U आ गया तो अब F की बात करते हैं अपन, है ना। फोर्स F को लिखेंगे माइनस DU अपॉन DR। ध्यान दो, माइनस DU अपॉन DR, D अपॉन DR। U को हम बाकायदा अपना जो भी आया था वो लिखेंगे, है ना। U आया था ये, तो इस U को मैं वहां लिख रहा हूं, आप चेक करेंगे। ट्वाइस के P1 P2 अपॉन R क्यूब। अब कैलकुलेशन करो आप, तो F बराबर कितना आता है देखें। F बराबर आएगा माइनस 6 आएगा ना, 6 के P1 P2 अपॉन R की पावर 4, ये आपका फोर्स आ जाएगा। दिस इज फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स, दिस इज व्हाट, फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स, ये आपका फोर्स आएगा बेटा। ये बात यानी आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई और आपका फोर्स भी आ गया। ये पोटेंशियल एनर्जी है आपका, ये आपका फोर्स है, और डायपोल का जो पोटेंशियल होता है वो तो आपको पता है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, सब कुछ आपको पता लग गया। इसका मतलब डायपोल की सारी कहानी अपनी क्लियर हो गई। अब आप देखो, आपका डायपोल की सारी कहानी क्लियर हो चुकी है और पोटेंशियल की सारी बातें हो चुकी हैं। पोटेंशियल किस किस कारण से, कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, वो सब चीजें भी आपकी क्लियर हो चुकी हैं, है ना। वर्क ट्रांसफर के लिए मैं आपको, वर्क डन फॉर ट्रांसफर ऑफ अ चार्ज, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ठीक है, जिससे कि तो वो बात बहुत ही क्लियर है। वर्क डन टू ट्रांसफर अ चार्ज फ्रॉम V1 टू V2 पोटेंशियल, V1 से V2 पोटेंशियल पर आपको वर्क डन करना है। तो कुछ नहीं, सिंपल है, आपको वर्क लिखना है U2 माइनस U1 को लिखेंगे Q इंटू V2 माइनस V1, बस ये आपका वर्क डन हुआ। दिस इज वर्क डन ऑन दी चार्ज, दिस इज वर्क डन ऑन दी चार्ज by some external agency or external agent, यानी बाहर से कोई काम कर रहा है, है ना। और अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद काम करे तो
है ना, तो फिर आपका मामला अलग होगा, है ना। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ। अब देखो ये चीजें जो है ना याद नहीं रखनी है, ये याद नहीं रखनी है। अभी पता है क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना काफी सारे, तो ये बार बार यूज में आएंगे, यूज में आते आते अपने आप याद हो जाएंगे। ये बात, ये बड़ी जोरदार बात है, यूज में आते आते अपने आप याद हो जाएंगे। देखो बेटा, एक तो होता है याद करना और एक होता है याद हो जाना। याद करना पाप होता है, याद करना पाप होता है, बिल्कुल बहुत बुरी बात होती है याद करना। एक होता है याद हो जाना। याद कैसे हो जाता है? जब आप बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करते करते उसका बार बार यूज होता है, यूज होते होते वो चीज ऑटोमेटिक इनबिल्ट हो जाती है माइंड के अंदर, उसे कहते हैं याद हो गया। याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सारे फॉर्मूले याद किए हैं, रट रट करके याद किए हैं, तो बहुत बुरी बात है। ये मेरी बात, ये चैप्टर पूरा हो गया है, लगभग पूरा ही हो गया है, कुछ इसमें खास नहीं बचा है। दो चार छोटी छोटी बातें बची हैं जो मैं कर लूंगा, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आपको अगर ये वाली बात मेरी पकड़ में आ गई, इसका मतलब आप जीत जाओगे फिजिक्स में। फिजिक्स को याद करना, याद करने का प्रयत्न करना, फिजिक्स को रटना, फॉर्मूलों को रट डालना, ये एक तरह का पाप है। लेकिन सवाल इतने सारे कर डालो, इतने सारे कर डालो, इतने सारे कर डालो कि सब फॉर्मूले अपने आप याद हो जाए, इसका मतलब आपने जीत हासिल कर ली। फिर वो जो चीज होगी ना, वो आपके लिए वंडरफुल चीज होगी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीजें बच गई हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात बच गई है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज ऑफ बबल की बात बच गई है, सेल्फ एनर्जी की बात बच गई है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। देखिए, आपका फॉर्मूला चार्ट खोल लीजिए आप, बस ये चैप्टर अंतिम सांसें गिन रहा है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चंस हैं काफी सारे जो आपको करने ही करने हैं, है ना। इनको मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे वन बाय वन, राइट। इंपॉर्टेंट नोट्स जो है ना वो आप नोट कर लीजिए। ऑल कंडक्टर सरफेसेज आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। बिल्कुल, कंडक्टर सरफेसेज हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होती हैं। कंडक्टर सरफेसेज अलग अलग पोटेंशियल सरफेस हो ही नहीं सकती, है ना। तो कंडक्टर में क्या होता है, अगर कहीं पर पोटेंशियल अलग अलग हुआ भी, कंडक्टर में क्या होता है, अगर कहीं पर पोटेंशियल अलग अलग हुआ भी, तो बहुत जल्दी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट में जाता है। हाँ, ये जोरदार बात है। जैसे किसी कंडक्टर में हमने कभी अलग पोटेंशियल डाला भी, मान लो ये एक कंडक्टर है, मान लो ऐसा जानबूझ के मैं एक कंडक्टर बना रहा हूं, ये एक कंडक्टर है, ये एक टुकड़ा है, मान लो लोहे का टुकड़ा है, ऐसे ही पड़ा है। अब मैंने उठा करके इसको कहीं पे चार्ज दे दिया जोरदार, इस जगह पे चार्ज दिया, एक ही जगह पे। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने चार्ज दिया, तो जिस मोमेंट पर मैंने यहां चार्ज सप्लाई किया, यहां पर पोटेंशियल बहुत हाई हो गया। लेकिन अब ये पोटेंशियल हाई तो हुआ है, होगा क्या, विद इन नो टाइम, हाँ जी, बहुत कम समय में, एक नैनो सेकंड से भी कम समय में, एक नैनो सेकंड से भी कम समय में ये जो हाई पोटेंशियल यहां पे पैदा हुआ है, क्योंकि मैंने चार्ज दिया था, यहां से चारों तरफ करंट दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा, पूरे कंडक्टर में करंट दौड़ेगा। क्या दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा, करंट। और ये करंट कब तक दौड़ेगा, कब तक दौड़ेगा, जब तक सारे कंडक्टर का पोटेंशियल इक्वल न हो जाए, हाँ, तभी रुकेगा करंट। और पता है इस करंट को दौड़ने में कितना टाइम लगता है, 1 पिको सेकंड, नैनो सेकंड्स, साहब कोई टाइम ही नहीं लगता, है ना। तो होता क्या है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है उसका सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होता है। तो जो ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स में देखो, सबसे पहला नोट्स है, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके फॉर्मूला चार्ट में। फॉर्मूला चार्ट में इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसमें देखिए आप, ऑल कंडक्टर सरफेसेज आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेसेज।
ये पहला वाला पॉइंट है। तो सारे के सारे कंडक्टर्स जो होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। कंडक्टर में अलग अलग पोटेंशियल हो ही नहीं सकता। अलोंग द कंडक्टर सरफेस E इक्वल टू 0, बिल्कुल, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, V सब जगह कांस्टेंट है, V सब जगह कांस्टेंट है, तो इसका मतलब E 0 होगा, E 0। तो ध्यान दीजिए, अलोंग द कंडक्टर E इज 0, अलोंग द कंडक्टर E इक्वल टू 0, along the conductor E equal to 0, but normal to or perpendicular to conductor, normal to or perpendicular to conductor, E is not 0, इज नॉट 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप कंडक्टर के सरफेस पर ऊपर ऊपर चल रहे हैं ना, ऊपर ऊपर चल रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है और E 0 है। लेकिन अगर आप कंडक्टर के नॉर्मल चल रहे हैं, कंडक्टर से दूर जा रहे हैं, कंडक्टर से परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो वहां पर E 0 नहीं होगा, V भी कांस्टेंट नहीं होगा, V भी बदलेगा, V भी बदलेगा। जैसे मान लो ये आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर है। अब अगर आप इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर ऊपर चल रहे हैं, स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर ऊपर चल रहे हैं, सरफेस के ऊपर चल रहे हैं, सरफेस के ऊपर चल रहे हैं, स्फेरिकल कंडक्टर सरफेस के ऊपर ऊपर चल रहे हैं ना आप, तो ऊपर ऊपर चल रहे हैं, तो आपका V कांस्टेंट है, आपका E 0 है, E 0 है। लेकिन अगर आप इस स्फेरिकल कंडक्टर के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, इधर की तरफ, 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 तो फिर आपका V जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, आपका E 0 नहीं होगा, E में चेंज आएगा, मतलब E की वैल्यू आएगी, और V भी कांस्टेंट नहीं होगा, V भी अलग अलग आएगा। समझ रहे हो ना? तो ये आपकी बात है। इनसाइड द कंडक्टर वॉल्यूम और कंडक्टर मटेरियल E इज इक्वल टू 0, बिल्कुल, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द नियर और चार्ज कंडक्टर सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपको बताया जा चुका है कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बताया जा चुका है आपको। कैसे? ये कैलकुलेशन मैं दोबारा करके बता देता हूं, क्योंकि बड़ी कॉमन कैलकुलेशन कर चुके हैं हम पहले भी। ई सरफेस, अगर हम कंडक्टर सरफेस की बात करते हैं तो KQ अपॉन R स्क्वायर, मान लो स्फीयर ले लेते हैं, स्फेरिकल इजी होता है सबसे ज्यादा कैलकुलेशन करना, बाकी आप इरेगुलर के लिए भी कैलकुलेशन करोगे तो जवाब वही आता है। E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, K है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q है सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, तो आप देखेंगे तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। कुल मिलाकर के ये आपका E जो है सरफेस पर इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ इर्रेगुलर शेप ऑफ कंडक्टर। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ इर्रेगुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ इर्रेगुलर शेप ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर एक चार्ज है जिसकी इर्रेगुलर शेप है, इर्रेगुलर शेप यानी टेढ़ा मेढ़ा है। ये अब देखो, ये जो इर्रेगुलर शेप है, तो भैया इसको चार्ज दिया है हमने, चार्ज दिया है तो चार्ज जो है चारों तरफ फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा चार्ज। आपको मैं बता चुका हूं कि आप चार्ज चाहे जहां मर्जी दो, पोटेंशियल सब जगह सेम होना है। इसका मतलब V विल बी सेम फॉर ऑल पॉइंट्स, V तो अलग अलग होगा ही नहीं, V तो अलग अलग होगा ही नहीं। V तो
जैसे ही आपने चार्ज दिया तो इमीडिएट करंट फ्लो होगा और चारों तरफ यहाँ वहां जहां कहाँ मतलब कहाँ कहाँ करंट फ्लो हो जाएगा चार्ज उसके अंदर, और पोटेंशियल सेम हो जाएगा सब जगह। तो V विल बिकम सेम। E की बात कर रहे हैं, E बराबर हमने आपको पढ़ाया V अपॉन R, V अपॉन R। अब ये R जो शार्प कॉर्नर है ना, तो शार्प कॉर्नर्स की बात कर रहा हूं मैं, शार्प पॉइंट, शार्प पॉइंट, शार्प पॉइंट के लिए R की वैल्यू बहुत कम होती है। शार्प पॉइंट तो वही होता है ना जहां पे तीखा होता है, नुकीला पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट। यहां पर R बहुत कम है, तो R कम है तो E ज्यादा होगा, R कम है तो E ज्यादा होगा। तो एट शार्प पॉइंट्स E इज ग्रेटर, है ना। एट शार्प पॉइंट्स, at sharp points E will be more, E will be more. At blunt points, at blunt points, जहां पर blunt point होंगे, at blunt points E is less, हाँ जी, जहां blunt point होगा वहां E कम होगा और जहां sharp point होगा वहां E ज्यादा होगा। देखो ये डायग्राम बताता हूं मैं इसको, तो इस डायग्राम को देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये सबसे शार्प है तो E सबसे ज्यादा यहाँ होगा, फिर उससे कम शार्प यहाँ है तो ये E थोड़ा सा उस वाले से ज्यादा होगा, यहाँ पर E, है ना। फिर देखो एक पॉइंट और है ये वाला, ये भी थोड़ा ये ज्यादा शार्प था, तो अगर मैं इसको E1 बोलता हूँ, मैं इसको E1 बोलता हूँ, अगर मैं इसको E2 बोलता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को E3 बोलता हूँ, है ना, और फिर मैं एक काम करता हूं इस पॉइंट को E4 बोलता हूं यहाँ पर, तो मैं ऐसे कहूंगा आपसे कि सबसे ज्यादा शार्प पॉइंट जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, फिर E2, फिर E3 और फिर E4, इस तरह से आएगा, है ना। हाँ, तो जैसे ब्लंट पॉइंट होता जाएगा E कम होता चला जाएगा। इसी तरीके से सिग्मा का हाल भी यही रहेगा। देखिए E बराबर हमने आपको बताया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका E है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो मैंने कहा E प्रोपोर्शनल टू, क्या कहा मैंने, E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा कहा, E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा का मतलब ये हुआ कि आपका सिग्मा 1 जो है वो ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, वो ग्रेटर देन सिग्मा 3 है, वो ग्रेटर देन सिग्मा 4 है, इसी डायग्राम में ऐसे ही। तो जहां शार्प कॉर्नर है वहां पर E ज्यादा होगा, वहां पर सिग्मा भी ज्यादा होगा, और जहां ब्लंट कॉर्नर है, ब्लंट पोजीशन है, वहां पर E की वैल्यू भी कम आएगी, सिग्मा की वैल्यू भी कम आएगी, चार्ज डेंसिटी भी कम आएगी, ठीक है। अब देखिए हमें इसके अंदर दो तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज शॉक बबल, और सेल्फ एनर्जी, है ना। तो ये कैलकुलेशंस हम अगले लेक्चर में करेंगे, है ना, क्योंकि आपका चैप्टर ये लगभग पूरा ही हो गया और ये कुछ जरूरत से ज्यादा जल्दी पूरा हो रहा है ना। तो हम इतना जल्दी भी नहीं करना चाहते, धीरे धीरे करना चाहते हैं, जिससे कि आपको सवाल करने के पर्याप्त मौके मिले। नहीं तो क्या होगा, अब इसका एकदम से प्रेशर आ जाएगा, तो कोर्स को हम ज्यादा तेजी से दौड़ाना नहीं चाहते हैं, है ना, धीरे धीरे चलाना चाहते हैं, क्योंकि हमें कोर्स 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करना है 31 अक्टूबर से पहले। 31 अक्टूबर को हम 12th क्लास का सिलेबस उससे पहले ही पूरा कर देंगे, है ना, और उसके बाद में फिर 11th क्लास का रिवीजन करेंगे। 11th क्लास का रिवीजन करना बेहद जरूरी है। अगर हमने 11th रिवाइज नहीं किया तो ये समझ लो कंपटीशन 1 का भी क्लियर नहीं होने वाला है। फिर कंपटीशन तो आज तक बिना 11th के पूरा क्लियर हुआ ही नहीं किसी का, ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको डिवीजन ऑफ चार्ज ऑन 2 कंडक्टर्स कैलकुलेट करता हूं, है ना। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत सारे हैं, बाकी उसके सवाल बाद में है ना। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज शॉक बबल, इनके क्वेश्चंस लेट हैं, फिलहाल अभी इनके क्वेश्चंस ज्यादा हैं, है ना। शेयरिंग ऑफ चार्जेस ऑन 2 कंडक्टर्स, ठीक है। तो देखिए
हाँ जी, शेयरिंग ऑफ द चार्जेज ऑन टू कंडक्टर्स। देखो बेटा, मान लो मेरे पास दो कंडक्टर स्फीयर हैं, एक छोटा स्फीयर है R1 और एक बड़ा स्फीयर है R2। दो अलग अलग स्फीयर है ना। हाँ जी, एक बड़ा स्फीयर है R2 और एक छोटा स्फीयर है R1। मान लो बड़े स्फीयर पर मैंने कोई चार्ज दिया था Q1, उस पे और उस पर दे दिया Q2। मतलब हमारे पास दो स्फीयर है, एक R1 और R2 रेडियस के दो स्फीयर हैं, हमने उस पर चार्ज दिया Q1 और Q2। अब Q1 Q2 चार्ज तो दे दिया, अब मैं इनको एक वायर से जोड़ रहा हूं। बस जैसे ही मैं वायर से कनेक्ट करूंगा वैसे ही करंट फ्लो चालू हो जाएगा। करंट फ्लो किधर से किधर चालू होगा? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तक। और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जब करंट फ्लो चालू होगा तो क्या होगा? वोल्टेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वोल्टेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर फाइनली दोनों के वोल्टेज क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इफ फाइनल चार्जेज आर Q1 dash and Q2 dash, if final charges are Q1 dash and Q2 dash, तो फाइनल चार्जेज Q1 एंड Q2 डैश हैं अगर, तो क्या होगा? फाइनल चार्जेज अगर Q1 और Q2 डैश हैं तो देखो क्या होने वाला है। इफ फाइनल चार्जेज आर Q1 डैश एंड Q2 डैश, तो हम जरा इसको चेक करते हैं। तो पता है क्या आएगा? V फाइनल 1 इक्वल टू V फाइनल 2 आएगा। ये बात पक्की आएगी, यानी फाइनल पोटेंशियल दोनों का इक्वल होगा, फर्स्ट का भी और सेकंड वाले का भी। तो मैं बात कर रहा हूं कि Q1 अपॉन R1 डैश, सॉरी R1, ये Q1 डैश आएगा यहाँ पे। फाइनल है ना बेटा, तो फाइनल वाला आएगा, इनिशियल वाला तो आएगा ही नहीं। Q2 डैश अपॉन R2 ये आएगा। यस, दोनों के पोटेंशियल सेम आएंगे चाहे जो भी हो। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली जो चार्ज आने वाला है Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, ये क्या आएगा बेटा? ये आएगा R1 अपॉन R2। इसका मतलब चार्ज इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चार्ज इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर R1 R2, इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका फाइनल चार्ज। अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है V अपॉन R। आपका V सेम है, तो फाइनली जो है E फाइनल 1 अपॉन E फाइनल 2 क्या आएगा? इक्वल टू, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल फाइनल वाले सेम है, तो E फाइनल 1 अपॉन E फाइनल 2 जो आएगा ये आएगा R2 अपॉन R1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रेशियो आएंगे बाद में, लास्ट में, और आपके चार्ज के रेशियो आएंगे। अब अगर अपन मान लो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने चाहें फाइनली, तो देखो फाइनली सरफेस चार्ज डेंसिटी, फाइनली सरफेस चार्ज डेंसिटीज, फाइनली सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? फाइनली सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इट इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 आ गया बेटा। इसको पता है मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। ये आपका गेम आने वाला है। तो आप देखेंगे कि आपके पास में सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू क्या आएगा? R2 अपॉन R1 आ जाएगा। और आपको देखेंगे तो आपका E1 अपॉन E2 भी यही था, E1 अपॉन E2 भी आपका यही था। कुल मिलाकर के आपका जो ये चैप्टर है
इसके अंदर एक अब बस छोटी सी बातें बच गई हैं, वो बच गई है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज ऑफ बबल और सेल्फ एनर्जी, है ना। ये तो अब आपको अगले लेक्चर में कर देंगे, लेकिन हम अगले लेक्चर में और क्या क्या करेंगे ये बता दें। अगले लेक्चर में मैं यू डू योर सेल्फ वाले जो क्वेश्चंस हैं ये काफी सारे सॉल्व करूंगा, ठीक है। 40 तक इसमें डू योर सेल्फ के क्वेश्चंस हैं, ये हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और जो है ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला जो संडे आ रहा है, अगला संडे कब आएगा? नेक्स्ट संडे। टुडे दिस संडे विल बी 9th में, 9th में संडे होगा ना? हाँ बिल्कुल। अगला संडे 16th में होगा। 16th में से पहले आप इस चैप्टर के सारे सवाल कर लीजिए, इस चैप्टर के सारे सवाल, सारी डीपीपी एवरीथिंग कंप्लीट कर लीजिए, बहुत अच्छे से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में कोई परेशानी नहीं है, सारी की सारी जो है डिफिकल्टी लेवल यहीं पर है, डिफिकल्टी लेवल सारा यहीं पर है, आगे के चैप्टर्स में डिफिकल्टी लेवल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं आगे के चैप्टर, आगे के चैप्टर बहुत आसान है। तो आप 16th में तक जो है ना सारे डाउट्स कर लीजिए, सारे क्वेरी, सारी जो है ना एनसीईआरटी पूरी कर लीजिए, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स कर लीजिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, एनसीईआरटी सारा मेरे से डिस्कस कर लो, ठीक है। चलिए तो आज की नमस्ते, है ना, बस इतना सा काफी है आज।